कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ समुदाय आगे बढ़ जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं? आज हम इसी सवाल के पीछे छिपी एक बहुत ही कह सकते हैं उत्तेजक थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें हमारी सोर्स मटेरियल से मिली है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल से शुरुआत करता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर लेता है। सवाल ये है कि जब किसी समुदाय का औपचारिक प्रतिनिधित्व होता है, यानी उनके नेता होते हैं, तब भी उनकी तरक्की में इतना फर्क क्यों बना रहता है? और देखिए, सोर्स के मुताबिक इसका जवाब उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। असली वजह तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। इस पूरे तर्क को समझने के लिए हमें पहले एक 3 भाग वाले फ्रेमवर्क को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी 3 स्तंभ हैं जो किसी भी समुदाय की सफलता तय करते हैं। तो मेन आइडिया ये है कि किसी भी समुदाय की तरक्की के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला एजुकेशन, जो कि नींव है। दूसरा इकोनॉमिक पावर, यानी कि पैसा, जो ईंधन का काम करता है। और तीसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो असली लीवर है जिससे चीजें बदलती हैं। सोर्स का कहना है कि ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर सब कुछ टिका हुआ है। अब इस फ्रेमवर्क में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर दिया गया जोर। सोर्सेज इसे समझाने के लिए CAA-NRC विरोध का एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण देता है। इसे एक ऐसे उदाहरण के तौर पे पेश किया गया है जहां राजनीतिक प्रभाव लगभग शून्य था। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां एक पूरे समुदाय की आवाज को सुनने तक से इनकार कर दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क SC/ST समुदायों पर कैसे लागू होता है और सोर्स के मुताबिक असल समस्या की जड़ कहाँ है। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही विवादास्पद दावा करता है। वो कहते हैं कि SC/ST समुदायों के लिए आज सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही नेता हैं। तर्क ये दिया गया है कि इन नेताओं को चुना तो जाता है समुदाय के हक की लड़ाई के लिए, लेकिन होता क्या है, वो अक्सर एक मंत्री पद के लिए समझौता कर लेते हैं और बस उनकी सारी ताकत, उनका सारा असर खत्म हो जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसमें लीडर अपने पर्सनल फायदे के लिए कम्युनिटी के हितों को साइड में रख देते हैं और नतीजा कम्युनिटी दशकों तक वहीं की वहीं रह जाती है। अब इस सिचुएशन की एकदम उलट सोर्स एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी पेश करता है, एक ऐसे समुदाय की जो संख्या में भले ही कम हो लेकिन उसका प्रभाव जबरदस्त है। और ये स्लाइड इस तुलना को एकदम साफ कर देती हैं। एक तरफ वो समुदाय हैं जिनमें सोर्स के मुताबिक तीनों स्तंभों की कमी है और दूसरी तरफ सुनार समुदाय है जिसमें ये तीनों स्तंभ मजबूती से मौजूद हैं। अब कहानी शुरू होती है जब सरकार उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के अंडर सोने पर एक अच्छा खासा टैक्स लगाने का प्लान करती है। प्रपोजल था पूरे 18% GST का, जिसमें मेकिंग चार्जेस भी शामिल थे। अब जैसे ही ये खबर आई, पूरे देश के सुनारों ने जबरदस्त कोऑर्डिनेटेड विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। और ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं थे, इसमें नकली अंतिम संस्कार जुलूस निकालने जैसे बड़े ही क्रिएटिव तरीके अपनाए गए। हुआ ये कि सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें अपनी बात से पीछे हटना पड़ा। और नतीजा क्या हुआ? 18% से घटाकर GST को सिर्फ 3% पर लाया गया। और इतना ही नहीं, इसके लिए एक अलग स्पेशल टैक्स स्लैब बनाया गया। ये साफ साफ दिखाता है कि पॉलिटिकल पावर असल में होती क्या है। तो इस पूरी केस स्टडी से हम सामुदायिक शक्ति के बारे में असल में सीखते क्या हैं? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सोर्स से जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है कि असली ताकत आबादी की संख्या से नहीं आती। असली शक्ति आती है उन 3 स्तंभों, शिक्षा, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव की सही तालमेल से। एजुकेशन से ज्ञान मिलता है, आर्थिक शक्ति से संसाधन और आज़ादी मिलती है और राजनीतिक प्रभाव से समुदाय अपने हितों की रक्षा कर पाता है। तो ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी समुदाय की असली ताकत उसकी संख्या में है या फिर उसके एकजुट असर में?